हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम सीखा, सेकंड पार्ट में हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम सीखा और तीसरे पार्ट में हमने डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन को सीखा। और इन सब वीडियोज़ को आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार ज़रूर देखें और इन तीनों वीडियोस का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है आज हमारा टॉपिक मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू कराऊँ, हम पहले थोड़ा सा फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बारे में रिकॉल कर लेते हैं कि फिक्स्ड में मैंने आपको क्या बताया था कि नाम से ही पता चल रहा था फिक्स का मतलब होता है कि जब एक्सचेंज रेट जो है गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी और उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते थे, वो वैसा का वैसा ही रहता था और जो डिटर्मिनेशन होता था उसी रेट पर होता था किसी भी चीज़ का। तो फिक्स में तो ये होता था। और फ्लेक्सिबल में किसके थ्रू डिटर्मिनेशन होता था? मार्केट फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते थे वो रेट मार्केट में डिटरमाइन हो जाता था। तो क्या हुआ कि जब मार्केट फोर्सेस के थ्रू एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था तो एक्सचेंज रेट में जो है ना वो कई सारी फ्लक्चुएशंस होती थी। कभी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चलते रहते थे, कभी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता था, कभी रेट बहुत कम हो जाता था। तो ये सब जो कंट्री के ट्रेड के लिए था ना, ये ठीक नहीं था। ये कंट्री का जो ट्रेड था, जो कंट्री व्यापार करती थी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए ये ठीक नहीं था। तो तभी जो था फिर ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को लाया गया। इसमें क्या है कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के फीचर्स इसमें इंक्लूड हैं, कि डिटर्मिनेशन जो है इसके अंदर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों के इसमें फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड है। अब कैसे दोनों के इंक्लूड हैं, दोनों के करैक्टरिस्टिक्स आते हैं कि जैसे कि मान लो अगर रेट का डिटर्मिनेशन तो हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू, लेकिन मान लो अगर रेट जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हुई और वो रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ऐसे केस में इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवेन करता है ताकि एक्सचेंज रेट में होने वाले अप्स एंड डाउन्स को वो कम कर सके। तो वो किस तरीके से गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई हमारे देश में, वो किस तरीके से इंटरवेन करके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है, आज हम इसमें ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैनेज फ्लोटिंग की डिफाइन करते हैं। क्या होता है ये? इट इज़ अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by market forces, but central bank intervene to manage the value of करेंसी। डिटर्मिनेशन तो बच्चों मार्केट फोर्सेस के थ्रू हुआ, लेकिन अगर वो डिटर्मिनेशन में अप एंड डाउन्स है तो उसको मैनेज करने के लिए कौन इंटरवेन करता है? इसके अंदर सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? और डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना रही हूँ कि मान लो जो आरबीआई है उसने क्या करा कि एक अपर और एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ जिसको आप देखेंगे, इसी से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, डॉलर को हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है। और यहाँ पर ज़रूरी बात है रेट। जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या करा हुआ है कि जो रेट है, ठीक है, जो रेट है
वो उसकी एक अपर लिमिट जो है वो फिक्स कर दी है कि $1 इक्वल टू ₹52 और एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी है कि $1 इक्वल टू 48 रुपीज़। यानी कि ये रेट की अपर लिमिट हो गई और ये रेट की जो है लोअर लिमिट हो गई। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेशन मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रहा है और इस रेंज के अंदर होता है, तब तक तो आरबीआई कुछ भी इंटरवेन नहीं करता। जैसे मान लो $1 की जो अपर लिमिट थी वो फिलहाल जो डॉलर का रेट था वो 50 था, तो $1 51 हो जाए, $1 52 हो जाए, जो आरबीआई है वो इंटरवेन नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर $1 का रेट ₹50 है, वो कम होके $1 का ₹49 हो जाए या $1 का जो रेट है वो ₹48 हो जाए, आरबीआई इंटरवेन नहीं करेगा। कोई बात नहीं, वो कहता है चलो ठीक है, रेंज के बीच में चल रहा है, 49 हो जाए, 50 हो जाए या 51 हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसके बीच में अप एंड डाउन्स में आरबीआई ने क्या डिसाइड किया कि मार्केट फोर्सेस के थ्रू जो भी रेट डिटरमाइन होगा आरबीआई इंटरवेन नहीं करता। अब मान लो कि $1 का रेट अगर कम होकर ₹45 हो जाता है, अब तो उसने लोअर लिमिट के भी नीचे आ गया, अब आरबीआई को जो है वो इंटरवेन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से ये रेट बहुत कम है। अब जब रेट बहुत कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो होता है एक्सपोर्टर को फ़ायदा नहीं होता और इम्पोर्टर को होता है, तो एक्सपोर्टर को भी तो देखना है, दोनों को देखना है। अब ऐसा कब होता है, पहले तो ये सीखेंगे कि रेट का कम होना कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। एक कंडीशन, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दिखा रहे हैं हम, मान लो डॉलर की, और यहाँ पर मैं रेट दिखा रही हूँ वाई एक्सिस पर, ठीक है। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई SSDD, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, और ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट है, ठीक है। अब ऐसी वो कंडीशन, किन कंडीशन में हमारा रेट कम हो सकता है? एक तब जब हमारी सप्लाई बढ़ जाए, मान लो सप्लाई बढ़कर SS से S1 हो जाती है, तो न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक होगा? E1 पर, तो रेट क्या हो गया? कम हो गया, R1। एक तो ये वजह हो सकती है, ठीक है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? एक और डायग्राम बनाओ, आप थोड़ा सा आप भी सोचो कि एक बार सप्लाई कम बढ़ने पर रेट कम होता है और एक बार डिमांड के कम होने पर, ठीक है। ये दो रीज़न है। ये हमारा डिमांड एक्सिस पर, वही हम डिमांड एंड सप्लाई बोथ क्वांटिटी दिखा रहे हैं, वाई पर हम रेट दिखा रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम रेट है। अब किसी वजह से रेट जो है, डिमांड जो है वो कम हो जाती है एंड शिफ्ट टू द लेफ्ट फ्रॉम DD टू D1। अब ये सप्लाई को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है E1 पर, तो अब हमारा नया रेट क्या होगा? OR से OR1। तो ये दो वजह थी जिस वजह से रेट जो है वो हमारा कम हो गया, लेकिन वो इतना कम हो गया कि जो आरबीआई ने लिमिट दे रखी थी वो इस लिमिट से भी नीचे आ गया। अब आरबीआई इंटरवेन करेगा। अब वो कैसे इंटरवेन करेगा कि आरबीआई क्या करेगा? मान लो ये हमने बना दिया आरबीआई, ये बैंक है, ये इंटरनेशनल मनी मार्केट है, अब आरबीआई इंटरनेशनल मनी मार्केट से बच्चों डॉलर को जो है वो परचेज करना शुरू कर देगा, डॉलर को परचेज करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही वो डॉलर को परचेज करना शुरू करेगा, परचेज ऑफ डॉलर, तो क्या होगा? इससे डॉलर की क्या बढ़ जाएगी बच्चों? डिमांड इंटरनेशनल मनी मार्केट में। जैसे ही किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, तो ये बात आप अच्छे से जानते हो, उसका प्राइस बढ़ता है, यानी कि अब यहाँ पर रेट जो है वो क्या होने शुरू हो जाएंगी? बढ़ने शुरू हो जाएगी। जैसे ही रेट बढ़ेंगे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो जाएगी बच्चों? डेप्रीसिएट।
डेप्रिसिएट होते ही हमारा क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्टर को नुकसान होने लग गया था, चीज़ें सस्ती हो गई थी, यानी कि अब इंपोर्ट तो हमारा ज़रूर बढ़ा बट एक्सपोर्टर को भी तो देखना है। तो इसीलिए आरबीआई ने इंटरवेंशन किया और उसने इंटरनेशनल मनी मार्केट से डॉलर को खरीदना शुरू कर दिया। जैसे ही डॉलर को खरीदना शुरू करा, डॉलर के डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से रेट बढ़े, रेट बढ़ने से करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हुई और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी चीज़ें सस्ती मिलेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये कि किस तरह से उसने इंटरवेन किया आरबीआई ने, और आरबीआई ने और किस तरह से आरबीआई ने ये खरीद कर, क्योंकि जब डिमांड बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रेट बढ़ने से हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई और डेप्रिसिएट होने से हमारा एक्सपोर्टर को फ़ायदा होने लग गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम लोअर लिमिट से नीचे आ गए थे। ठीक है, अब ₹52 तक तो उसने अपर लिमिट हमें आरबीआई ने दे रखी है। अब मान लो $1 का रेट जो है ₹55 हो जाता है, यानी कि इतना बढ़ गया ये तो। अब जब बहुत बढ़ गया तो पहले तो बढ़ने के रीज़न देख लेते हैं कि बढ़ने के रीज़न क्या है हमारे। बढ़ने के 2 रीज़न हो सकते हैं। ये पहला रीज़न, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ये मैंने क्या दिखाया, डिमांड, ये मैंने क्या दिखाया, सप्लाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट और ये क्वांटिटी। अब हमारा जो रेट है वो कब, हमारा जो है रेट है वो हमारा बढ़ सकता है। रेट के बढ़ने की 2 वजह हो सकती है। एक, जब हमारी डिमांड जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए, सॉरी, अगर हमारा डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है डी से D1 अब ये सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है E1 पर, तो अब जो रेट डिटरमाइन होगा वो क्या हो जाएगा, R1। एक तो ये वजह हो सकती है। एक हो सकता है दूसरी वजह इसकी क्या हो सकती है, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और वाई एक्सिस पर हम क्या दिखा रहे हैं, रेट। ठीक है, ये हमारा डिमांड, ये हमारा सप्लाई, और फिलहाल ये हमारा इक्विलिब्रियम रेट है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। दूसरा रीज़न, एक रीज़न मैंने डिमांड साइड से बताया। अब आपको पता है किसी चीज़ की मार्केट में अगर शॉर्टेज हो जाए, कमी हो जाए, यानी कि सप्लाई अगर उसकी कम हो जाए और शिफ्ट हो जाए वो पीछे की तरफ, तो भी हमारा रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो कोई भी रीज़न जिस वजह से हमारा रेट जो है, अब वो $1 का रेट जो है वो हो गया ₹55, जबकि हमारे लिए अपर लिमिट जो आरबीआई ने दे रखी थी वो 52 दे रखी थी। 52 तक तो आरबीआई ने कहा लिमिट है, कोई नहीं, मैं इंटरवेन नहीं करूँगा। लेकिन अब जैसे ही रेट बढ़ा तो अब आरबीआई को इंटरवेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब आरबीआई इंटरवेन करके क्या करेगा, आरबीआई जो है वो मार्केट में से, यानी कि अब आरबीआई क्या करेगा, इंटरनेशनल मनी मार्केट सेल करना शुरू कर देगा। किसको, डॉलर को। उसका सेल करने का मकसद क्या है कि जब उसने डॉलर की सेल करी तो उसका मकसद किसको बढ़ाना था, सप्लाई को। जैसे ही उसने सप्लाई को बढ़ाया बच्चों, उसी टाइम एक्सचेंज रेट जो था वो, कोई भी चीज़ मार्केट में जब ज़्यादा आने लग जाती है तो उसके एक्सचेंज रेट क्या होने लग गया, कम। जैसे ही उसका एक्सचेंज रेट कम हुआ, इंडियन करेंसी क्या हो गई, एप्रिसिएट। इंडियन करेंसी के एप्रिसिएशन का फ़ायदा बच्चों किसको मिलेगा, इंपोर्टर को। हमारी करेंसी की वैल्यू का बढ़ने का क्या मतलब है कि अब हमें डॉलर के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। वापस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, 55 से अब 52, 50 ऐसे आएंगे हम। ऐसे आते ही अब हमारे लिए जो है
कम होने लग गया, ठीक है, अपर लिमिट से क्रॉस कर गया था ना, वापस आना, अब इम्पोर्टर को फ़ायदा होगा। अब ये फ़ायदा किसको होगा? इम्पोर्टर को होगा। उसमें डेप्रिसिएशन के टाइम पे किसको फ़ायदा होता है? एक्सपोर्टर को, और इसके टाइम पर इम्पोर्टर को। तो आरबीआई को तो दोनों को देखना है ना। तो करेंसी की वैल्यू अगर बढ़ जाए या करेंसी की वैल्यू अगर घट जाए तो किस तरीके से आरबीआई इंटरवेन करता है, और उस अपर लिमिट या लोअर लिमिट के क्रॉस होने पर, अपर का मतलब ऊपर चले जाना, ठीक है। अब $1 के बदले में अगर हमारे को 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को फ़ायदा किसको करना है? अब हमें एक्सपोर्टर को, ठीक है। तो अब आरबीआई ने उस कंडीशन में, मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेशनल मनी मार्केट से परचेज़ करना शुरू कर दिया। परचेज़ का मतलब डिमांड बढ़ाई, डिमांड का मतलब यहाँ पर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीवो हुई थी, ठीक है, हमारा रेट जो था बहुत कम हो गया था। अब रेट को कम होने के लिए उसने परचेज़ करा, परचेज़ करते ही डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी यानी कि रेट बढ़ा, रेट बढ़ने से इंडियन करेंसी क्या हो गई? डेप्रिसिएट हो गई, और डेप्रिसिएट होते ही हमारे को क्या हो गया? एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो गया। इसी तरह से सेम आरबीआई ने सेल करा, सेल करने से सप्लाई बढ़ी, सप्लाई बढ़ने से एक्सचेंज रेट कम हुआ, एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब इंडियन करेंसी एप्रिसिएट हुई और इम्पोर्टर को फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको आज ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बताया कि किस तरीके से इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और कैसे आरबीआई जो है वो इंटरवेन करता है और इसको भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you.